इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। और उनके ऐलान के बाद में अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ईरान और इजरायल के बीच में सीज फायर लागू हो गया है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे युद्ध विराम लागू किया गया। सीज फायर के बाद में ट्रंप बोले कि दोनों देशों में इसका पालन होगा, दोनों देश इसका पालन करें। और आज सुबह करीब 4:30 पर यानी कि 4:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि पहले 12 घंटे ईरान सीज फायर करेगा और ईरान के बाद में इजरायल 12 घंटे सीज फायर करेगा। 24 घंटे पूरे होने के बाद में युद्ध की समाप्ति होगी। और सीज फायर से पहले ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला किया और इजरायल के बीरशेवा में ईरान के हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इजरायल ईरान के सीज फायर पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। इजरायल ईरान के बीच में हमेशा के लिए सीज फायर है, ये ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई है। कतर की मदद से समझौता कराया गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ईरान और इजरायल के बीच में लंबे समय से युद्ध जैसी स्थिति देखी जा रही थी और उसके बाद में अमेरिका की भी एंट्री हुई। और हालांकि कल तक कई बातें दोनों देशों की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन आज सुबह 4:30 बजे ये ऐलान कर दिया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर लागू कर दिया गया है। और कतर के बीच में हस्तक्षेप के बाद में ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। और अब आपको इस महाजंग के बीच से न्यूज 18 के रिफात अब्दुल्ला की वो जाबाज रिपोर्टिंग दिखाते हैं जिसमें जंग की जमीनी हकीकत सबसे करीब से नजर आती है। सुन सकते हैं आप सायरन, सुन सकते हैं आप सायरन, सायरन, सायरन आप सुन सकते हैं। बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं, ये देखिए लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं, शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा नाउ। पीपल आर रनिंग, आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं। मैं भी अब शेल्टर में जाऊंगा, हालांकि वहाँ पे अंडरग्राउंड में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, शायद आपके साथ राब्ता नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए अब धमाके सुनाई देंगे और ये अब बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है यहाँ पे। अब जाने की कोशिश करूंगा, शायद आपके साथ अब राब्ता नहीं होगा। आप देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं अंदर, ये देखिए ये शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि अब तो शेल्टर में आना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और हर जगह पे होटल्स में अंडरग्राउंड बंकर रखे गए हैं, देख सकते हैं आप, ये अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं। ये पूरा सेफ रूम्स हैं, शेल्टर है और नीचे जाके अंडरग्राउंड अभी लोग आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग। तो अभी ये जा रहे हैं और जोरदार तरीके से सायरन्स बज रही हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। इन्होंने सब जगह पे फैसिलिटी रखी है, देख सकते हैं आप, लोग आ रहे हैं लगातार। अब चूंकि बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए नंगे पाँव चल रहे हैं क्योंकि जो ही सायरन हो गई तो इन्होंने फौरन यहाँ पे रुख किया है उन जगहों का जहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये लोग आ रहे हैं, इस वक्त लोग आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्ग लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं, ये हालात आप देख सकते हैं। और जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं इन्हें जोरदार धमाके हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाके हुए। ये देख सकते हैं आप, इंटरसेप्शन के छाप जो हैं इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये मिसाइल, ईरानी मिसाइल। और हवा में आप देख सकते हैं कहाँ पे लकीर छोड़ के गए हैं, बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं।
और ये आसमान में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे, और ज़ोरदार धमाके हुए। यही वजह है कि सायरन्स पहले बज गई थी। अब कहाँ कहाँ पे ये गिरे, कहाँ कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। दिखाने की कोशिश करूंगा वो आसमान। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, हालांकि रिस्क ज़रूर है, लेकिन दुनिया भर के दर्शकों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या रहते हैं हाल, और आपको इर्द गिर्द मेरे बगैर कोई दिखेगा। लेकिन जांबाजी चाहिए इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि क्या रहते हैं हालात। और बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ, मेरे सिवा मुझे नहीं लगता कोई बाहर होगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो शेल्टर हाउसेस में हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। और धमाके ज़ोरदार हुए और मुझे आसमान में दिख रहा है कि इंटरसेप्ट हो गए हैं काफ़ी सारे मिसाइल्स, और धमाकों की आवाज़ मुझे यहाँ से सुनाई दे रही है। तो कल पूरा क्यास है, कन्फ्यूजन है, और ऐसा नहीं लगता है कि अभी कोई सीज़ फायर का अभी टाइम है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से बड़े पैमाने पे युद्ध शुरू हुआ है, और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा अभी नहीं मालूम। फिर से मैं धमाकों की आवाज़ यहाँ से सुन पा रहा हूँ। उसका मतलब है कि या तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं या मिसाइल्स, या फिर कहीं पे गिर के धमाके हुए। ज़ोरदार 2 धमाके हैं, उसके बगैर भी हवा में मुझे ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये लकीरें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो आप छाप देख रहे हैं ये इंटरसेप्शन का है। फिर काफ़ी देर तक इस तरीके की लकीरें जो हैं वो आसमान में रहती हैं, और ये आप लगातार अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जो है एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अब ख़तरा नहीं है अगर सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं या लॉन्च किए गए हैं। लेकिन ये जो छाप आप देख रहे हैं, इसी तरीके की लकीरें फिर आसमान में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी टेंस है। ये वाला एरिया ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये पुलिस पोस्ट है, और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्क जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात ख़राब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं। और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफ़ी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इसराइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज़ सुनी और दर्शकों ने ये सब कुछ लाइव देखा। तो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरा घुमाऊँ तो आपको इस टेलीव्यू में इस वक्त कोई भी आदमी इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, सन्नाटा छा गया, क्योंकि खतरे की निशानी दी गई है, खतरे की घंटी बज गई है, और अब यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, ये वो मार्क है जहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को ज़ोरदार धमाकों से। यहाँ पे ये एरिया जो है ये हिल गया, तो ऐसा समझा जा रहा है कि इसी एरिया के करीब अटैक किया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब सायरन्स बजती हैं, आम लोगों को मैं दूं कि अगर यहाँ पे ये अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं होते, सायरन सिस्टम नहीं होता, न जाने कितनी यहाँ पे तबाही हुई होती, बहुत लोगों की मौत हुई होती ये सायरन्स के कारण। और साथ ही जो यहाँ पे बंकर अवेलेबल हैं उनके कारण ही लोग बच पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार हमला ईरान की तरफ से किया जाता है, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज है और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन अभी उस तरीके का डेथ टोल यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है जितना ईरान में देखा जा रहा है। तो ऐसे में हालात लेकिन बिल्कुल कशीदा है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये लगातार हमें बता रहा है कि अभी डेंजर सायरन, डेंजर ये जो साइन है वो रुका नहीं है, डेंजर साइन जारी है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक जो है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से, वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्द बंकर से निकलने की जो है वो जो है वो मैसेज आ जाएगी। लेकिन चूँकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आखिर यहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, और ताकि हम पूरे दुनिया से हमें जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं या ईरान में किस तरीके के हालात हैं। आपको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब लोग बंकरों में चले गए हैं और अब वो धीरे धीरे वापस आएंगे जो ही साइन जो है यहाँ पे या मैसेज आएगी कि अब आप बंकर से निकल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फिर से आगे जाने की और आपको दिखाने की कि बंकर के अंदर जब लोग निकलेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद
शायद धीरे धीरे बंकर से लोग बाहर आएंगे और उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टल जाएगा। ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 10 मिनट तक तकरीबन लोग बंकरों में रहते हैं, क्योंकि जब मैं बंकर में जाता हूँ सिग्नल जो है वो जैम हो जाती है, क्योंकि लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा, हालांकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी बंकर में जा सकता है जान बचा। ये देखिए ये सेफ रूम्स हैं और ये पूरा आयरन डोर इस पे लगा होता है। तो ये बेसमेंट एरिया है। और डैनियल, व्हाट्स द सिचुएशन? Red sign is over or not yet? We had two good, successful interceptions. Yeah. Okay. Nothing fell. What Okay. I know, I saw on the news. Israeli media. But it's still dangerous to be outside because maybe some pieces can go down. Okay. So the best is to stay downstairs. Okay. I'm with all the people. I'm relaxing all the people. Some people are getting panic. Okay. Some people they have water. They are under the bunker. They are under the bunker. But News 18 India's team is outside showing the world what's happening. It Yeah, needs but- courage. Does it? You were also hiding in the bunker. I was, of course, because I need to be example for them. Yes. As We a- have to be brave. The media And- persons and have I to only be want to brave. say this is the Yes. last. This is the last, I think, a show of Iran and Israel. Let's make peace. Okay, Let's that's very end- important. ये let's कह रहे हैं end ये it. लास्ट शो हो सकता है। आर पार की जो जंग चल रही थी उसका लास्ट डे हो सकता है। ये यहाँ पे डैनियल मुझे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लास्ट पे दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जितना भी इनसे हो पाएगा आर पार वो अपना जो सामान है वो खर्च करेंगे। और आज दिन का खेल इस तरीके से देखा जा सकता है आर पार। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी लोग बंकर, पीपल हैव नॉट कम आउट येट फ्रॉम द बंकर, इट इज स्टिल देयर। People didn't come out. They are still downstairs. They are waiting until the application will tell them that it's safe to go down, to go up. Okay. And I just want to say to all the Indian people, don't be afraid to come here to Tel Aviv. After we have peace, you come and travel in Tel Aviv and in Israel, and we'll come back. देखिए to ये India. कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहिए इंडियंस को यहाँ पे, ये उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पीस रिटर्न होगा तभी ये पॉसिबल होगा। अभी तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इवैक्यूएट उनको किया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से इंतजाम किए गए और लगातार उनको इजिप्ट या फिर जॉर्डन के रास्ते से इवैक्यूएट किया जाने का प्रोसेस शुरू किया गया था। 2 दिन से वो इवैक्यूएट हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रात के दौरान ईरान की तरफ से जो ओमान है वहाँ पे अटैक किया गया दोहा पे, तो यानी कतर में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल कशीदा हो गई। और अब देखना होगा कि क्या सारे रूट खुले हैं, क्या एयर स्पेस खुली है। अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्या ये सिलसिला रुकेगा? अगर किसी मुल्क को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर से ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे कल शाम को था। लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं पीस के साइंस हैं। दोनों तरफ से इजरायली फोर्सेस लगातार जो हैं अटैक कर रहे हैं ईरान पे। यही वजह है कि अभी ईरान ने बैरेज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया है। हालांकि डैनियल ने मुझे बताया कि इजरायली मीडिया में खबर आई कि खाली 2 वहां से मिसाइल दागे गए थे और दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। सीज फायर का ऐलान आने ही वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यह हमला परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले के बदले के तौर पर किया गया है। ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी बेस। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक अटैक। ईरान ने लिया परमाणु साइट पर हमलों का बदला। जिस वक्त दुनिया ईरान इजराइल सीज़फायर की ओर देख रही थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान ने नई आग भड़का दी। कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गए। ईरान ने यह हमला अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया। माना जा रहा है
कि कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ अल उदीद एयरबेस कतर और अंसार बेस इराक की ओर दागी गई। हालांकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। इस दौरान तेहरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका को सटीक और नियंत्रित जवाब दिया गया, ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, न कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो। यही वजह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर को राजनयिकों के जरिए इस हमले की जानकारी दी थी। बकौल ईरान इस दौरान अमेरिका से भी बैक चैनल्स के जरिए जानकारी साझा की गई, लेकिन कतर की तरफ से इन हमलों को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। ईरान का यह हमला कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया था। इस तरह के सैन्य हमले मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। क्षेत्र में तनाव के कारण अल उदीद एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। केवल कतर ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की चपेट में आए। अंसार एयरबेस और एक लॉजिस्टिक पॉइंट को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका और नेटो देशों के सैनिक तैनात होते हैं। इन हमलों के बाद बगदाद और बसरा में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह सीमित और रणनीतिक है, लेकिन इराक की सरकार नाराज है। बगदाद ने ईरान को क्षेत्रीय शांति में बाधा डालने वाला बताया है और मांग की है कि उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न किया जाए। हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। ईरान का जवाब कमजोर था, हमने आसानी से रोक लिया। मुझे खुशी है कि कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ और शायद इससे ईरान का गुस्सा भी निकल गया। अब समय दोस्ती का है और स्थिरता का है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक पश्चिम एशिया में सुलग रही इस चिंगारी को भड़कने से रोका जा सकेगा। और इजरायल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों के अब तक 2 जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर से सभी भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। भारत ने युद्ध के बीच में इजरायल में फंसे लोगों को पहले जॉर्डन और मिस्र में इकट्ठा किया और उसके बाद में उन्हें भारत लाया गया। इस रेस्क्यू मिशन में वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। पहले प्लेन से दिल्ली पहुंचे लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने किया, जबकि दूसरे प्लेन से भारत लौटे लोगों का स्वागत केंद्रीय मंत्री लोकनाथन मुरुगन ने किया। और पहले प्लेन से 165 भारतीयों को लाया गया था, जबकि दूसरे प्लेन से 161 भारतीयों को रेस्क्यू कर लाया गया। भारतीय वायुसेना भारतीय नागरिकों के अलावा मिस्र देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल रहा है। IAF ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि जब भी ज़रूरत होती है वो देश और विदेश में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में से रहती है और ये मिशन भारत की वैश्विक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है। मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी, जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी, जो आज पहुँची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला
कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया। तो वो इजराइल में थे अभी, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट दे ब्रिंग बैक होम। अच्छा लग रहा है इंडिया आके? हाँ, बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था तो हम लोग सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस।